Good morning. Very good morning to all of you. How was yesterday's test? Easy, na? It's very easy. It's not difficult. अगर आप लोगों को अगर डिफिकल्ट लग रही है इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से स्टडी नहीं की है, क्योंकि वो इजी टेस्ट थी और उसमें से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स भी थे। और क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस की जगह कॉट होना था, तो उतना तुम लोगों को ध्यान में आना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के करेक्शन बताई नहीं थी, लेकिन ये तुम लोगों को ध्यान में आना चाहिए था कि हम लोग जो सॉल्व करते जा रहे हैं उसमें आंसर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है कि कॉड आ रहा है ना। तो काफ़ी इजी थी कंपेरेटिवली, मुझे ऐसा लगता है कि, और ये फर्स्ट टेस्ट थी तुम्हारी सब्जेक्टिव की। मैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड टेस्ट और लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री 2 पे और एक बार टेस्ट लूंगा मैं। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ चाहिए ना। चलो वेरी गुड। तो ये और टेस्ट लूंगा मैं एक दो दिन में, 2-3 दिन में जब भी होगा तब लूंगा। तो इसकी वजह से तुम लोगों की उसकी रिवीजन बार बार होती रहनी चाहिए, ऐसे मैं उसकी टेस्ट लेते रहूँगा। और अब धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़िया अरेंज करते जाएंगे हम लोग। डिफिकल्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर, लेकिन वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे उसमें। और तुम लोग सारा पढ़ के रखो, हाँ, सारा सारा पढ़ के रखना। नाउ कम टू द our topic, determinant. Day before yesterday we completed example number 4, तो एंड क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था, जम गया, बहुत इजी था, एग्जैक्टली सेम था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट के जैसे ही था ना, सेम। हाँ, अब इसके बाद में 6th भी होमवर्क बोला था, जमा कि नहीं जमा? किस किस का जम गया? वेरी गुड, संभव का भी हो गया, उन्नति का हो गया, अनुज, ऐश्वर्या, ऋषि, कृणाली, श्रुति, अजिंक्य। चलो वेरी गुड, सबका ही हो गया। तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि है? चाहिए एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके, चाहिए क्या? काफी इजी था एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 सबको जम गया? चलो, जिसको नहीं जमा, जिसको एग्जाम्पल सॉल्यूशन होना, वो लोग बोलो किस किस को होना सॉल्यूशन इसका। चलो, कुछ लोगों को चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूँ, देखो कैसे करना है। मुझे पता है तुम लोग सिर्फ
शर्म के मारे बोल नहीं रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए। तो देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ, अब इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो पता है मुझे कि कौन सा एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। नंबर 6, इतना आसान नहीं है ये LHS, क्योंकि यहाँ लॉजिक लगता। इट इज 1 3 6 6 1 4 और 3 7 12 प्लस 4 टाइम्स 2 3 3 2 1 2 and 1 7 6, करेक्ट। और RHS जो था उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। इट इज 10 टाइम्स 1 2 1 3 2 3 1 7 एंड 3 2 6। ओके, अब यहां पर बहुत ही क्लियर है कि RHS में सिंगल डिटर्मिनेंट है। सिंगल डिटर्मिनेंट का मतलब हम लोगों को इन दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के लिए कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या है ऐड करने की, कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होना, कोई भी दो रो को दो कॉलम। तो यहां पर क्लियर है, और मुझे ध्यान में आ गया कि देखो सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम, दोनों का सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होना, तो ध्यान दो बाहर क्या है 4, उसमें से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, C3 को, यानी C3 को चेंज कर दो और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो लाइक दैट। 1 6 3 3 1 7 6 4 12, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 3 1 7, ये जो सेकंड रो सेकंड कॉलम एज इट इज रखो, C1 को और C3 को दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 जो था ना, ये 4 को स्प्लिट करो 2 इंटू 2 और दोनों को करो, तो ये कौन हो जाएगा, इट्स 4 4 1, सॉरी 4 4 2, और ये इधर हो जाएगा 6 4 12, करेक्ट। C2 एंड सॉरी C1 एंड C3 दोनों को मल्टीप्लाई किया। And now observe it, second column and third column are identical, इसलिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों डिटरमिनेंट को ऐड हो सकता है डायरेक्टली, और डायरेक्टली ऐड होके आंसर क्या आएगा, तो 3 1 7 6 4 12, we have to keep as it is, जैसा के वैसा, और फर्स्ट कॉलम ऑफ बोथ डिटर्मिनेंट आर एडेड हियर, और जैसे इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 4 + 1 5 10 एंड 5। अब जो फाइनल आंसर होना उसमें और इसमें तो कुछ भी चाहिए नहीं दिख रहा, मैच नहीं हो रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, नाउ टेक 5 कॉमन फ्रॉम C1 and 2 common from C3। क्या किया, समझा क्या, क्या कर रहा हूं, समझ में आया क्या। आई एम टेकिंग 5 5 taking common 5 from C1 and 2 from C3, अंडरस्टैंड। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1,
इधर आ जाएगा 2 3 2 4 6 2 कॉमन निकाला ना 3 2 6 और सेकंड कॉलम कीप एज इट इज। और अब देखो क्या मैच हो गया, अभी भी नहीं हुआ। ये 133, ये 133 है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। बिल्कुल सही है पुष्कर, श्वेविका, संभव, हर्षिका। इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। 133 212 and 176. Now check it. It is a RHS. Hence proved. यहाँ पे यूज किया प्रॉपर्टी नंबर 1 और उसको हम लोग डिनोट करेंगे RI इंटरचेंज विथ CI। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये सॉल्व करना था एग्जाम्पल। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। कोई डिफिकल्टी है? चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, प्रणव सिंह बेटा, मैक्सिमम 0 बनाओ और एक्सपांड करो। मैक्सिमम 0 बनाओ और एक्सपांड करो। तुम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, C1 माइनस C2 माइनस C3, तो देखो 0 बन जाता। C1 माइनस C2 माइनस C3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है, क्लियर हो गया क्या? हाँ जरूर एक्सपांड करो उसमें लास्ट में, स्टार्टिंग से एक्सपांड करके जमेगा नहीं पुष्कर, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज। मतलब तुमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? वहां पर तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, C1 चेंजेस C1 माइनस C2 माइनस C3 करो, तो देखो ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है ना। फिर इसी तरह से और देखना कौन सा एडजस्ट होता, तो आ जाएगा आंसर। अंडरस्टैंड? चलो जमेगा फिर अब। Now next topic and the last topic of the chapter, that is the application of determinant. अब इस application of determinant टॉपिक में ध्यान दो, टोटल 3 टॉपिक है। ओके, और इसमें जो 3 टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट है क्रैमर्स रूल, सेकंड है कंसिस्टेंसी, और थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से करके रखना इस टॉपिक को। क्रैमर्स रूल जो कि तुम लोगों ने 10th तक पढ़ाई है, ये तुमको इजी है ना।
Now we are going to study a application of determinant. एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. अब इस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और उसमें का सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज द क्रैमर्स रूल. फर्स्ट वन इज दैट क्रैमर्स रूल. तुम लोग सभी लोग जानते हो ना क्रैमर्स रूल को? ओके, IGCSE में नहीं हुआ. ओके, क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल रूल है. इट इज यूज्ड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन. Simultaneous equation of m variable in m equations. m equations in m variable. ध्यान दो, तुम लोगों ने जिसको कुछ भी पता नहीं है वहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान देना है. जैसे अब तुम लोगों को मैं ऐसा इक्वेशन दूं 2x + 3y = 5, 4x - y = 7 = 3, ऐसे इक्वेशन दे दिया समझ लो मैंने. तो क्या तुमको इसको सॉल्व करते आएगा? तो इसकी सॉल्व करने की मेथड तुम लोगों को पहले से पता है. पहले एक मेथड है कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन जो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड तक करते ही थे. और इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट की भी हेल्प ले सकते हैं. और उस डिटरमिनेंट की हेल्प लेकर जो मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल, CR. अंडरस्टैंड? ऐसे इसमें क्या करते थे रिवीजन कर लेने या क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ. A1x B1y = C1, A2x B2y = C2. This is a system of two equations in two variable. ध्यान देना, two equations in two variable. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, और इसको यूज करना है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाना है, दैट इज d. पहला तो d बनाओ. ओके, अब d कैसे बनाना? तो सबसे पहले इक्वेशंस को देखो, और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2. इस इक्वल टू की फॉर्म में डालना चाहिए, उसको कंपलसरी है. कांस्टेंट ऑन राइट साइड ओनली, है ना? हाँ. अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर x के कोएफिशिएंट A1 और A2 फर्स्ट कॉलम में डाल दिए, फिर y के कोएफिशिएंट्स B1 एंड B2 डाल दो, और इसका आंसर आएगा कुछ तो भी. ओके, फिर dx बनाना है, हमें dx बनाना है, मीन्स डिटरमिनेंट फॉर द x. और फॉर द x बनाना है तो क्या करना है, x के जो कोएफिशिएंट थे रिप्लेस बाय कांस्टेंट्स, मतलब क्या लेंगे C1 C2. x के कोएफिशिएंट कौन थे, A1 A2 ना. तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस द कोएफिशिएंट्स ऑफ x in d by constant C1 C2, और बाकी का एज इट इज. ऑब्वियसली इसका भी आंसर आएगा कुछ तो भी. एंड लास्ट में सिमिलरली ऐसा ही बनाना है हमें dy, सेम dy ऐसे ही बनाना है. मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें,
x के कोएफिशिएंट्स ऐसे रखेंगे और y के कोएफिशिएंट्स के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ y बाय कांस्टेंट्स, मतलब c1 एंड c2, और उसका भी आंसर आएगा। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में हम बोलेंगे बाय रूल वैल्यू ऑफ x इज dx by d, value of x is dx by d and value of y is dy by d. This is the method, and this is the method for the Cramer's rule of system of two equations in two variable. Two equations in two variable. Understand? ये मेथड किसके लिए है? टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, हाँ, अब यही मेथड हम लोग थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल के लिए अप्लाई करेंगे। सेम मेथड we have to apply for थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। अब उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। Now consider three equations: a1x b1y plus c1z is equal to d1. This is the equation, linear equation in three variable x, y, z. Second equation a2x b2y plus c2z is equal to d2, and that a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Understand? ये हो गया d1 d2 d3, मतलब तीन इक्वेशंस, थ्री इक्वेशंस। एंड बिल्कुल जैसे हम लोगों ने इक्वेशंस फॉर टू वेरिएबल के लिए किया था, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सेम वैसा ही सोचना है इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर डी, सबसे पहले हमें डी तैयार करना है। ऑफ कोर्स यहाँ तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, इसलिए इसकी ऑर्डर भी थ्री रहेंगी। और इसमें सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट्स को हटा देंगे और एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स कॉलम वाइज पुट करेंगे। मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, coefficients of x, coefficient of y, coefficient of z। ऑफ कोर्स इसका आंसर आएगा कुछ तो भी, अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देन dx, फिर से dx बनाने के लिए सेम मेथड, replace the coefficient of x by the constants on right side और बाकी का as it is लिख लेना है d में का। तो यहां क्या आएंगे, अब यहां ले लेंगे हम लोग c1 c2 c3, same for here, it's a d1 d2 d3, d1 d2 d3, okay, and same for dy, dy के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड, सेम मेथड, replace the coefficient of y in d by constants, मतलब x और z के कोएफिशिएंट्स एज इट इज ही रहने दो और यहां आ जाएगा d1 d2 d3। समझ गए होंगे अगली स्टेप में क्या होना चाहिए। अब dz आ गया सबके ध्यान में, वही मेथड है सेम। हाँ, नाउ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y
keep as it is in D and replace the coefficient of Z by constants. तो यहां पर हो जाएगा T1 G2 एंड इस तरह से होने के बाद बाय रूल, बाय हम बोलेंगे क्रैमर्स रूल, the rule is that x is obtained by dx by d, y is obtained by dy by d, okay, and z is obtained by dz by d. The value of dz by the value of d, we get the value of z, है ना? इतना आसान है. बस तुम्हें अगर एक बार डिटर्मिनेंट निकल के आ गया और तुम अगर इसमें गलती नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल सा है, क्रैमर्स रूल. अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? अब क्रैमर्स रूल होने के बाद नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब इसके एग्जांपल वगैरह सब हम लोग डायरेक्टली इसमें ले लेंगे, एक्सरसाइज के वक्त लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसिस्टेंसी, पॉइंट नंबर 2, and that is the consistency of three equations in two variables. ओके, अब यहां पर ध्यान देना, पिछले बार थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल थे, यहां पे थ्री इक्वेशंस टू वेरिएबल थे. और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है वो भी हमें स्टडी करनी है. व्हाट मीन्स बाय कंसिस्टेंसी? ओके, सो कंसिस्टेंसी मतलब या इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ दे हैव कॉमन सॉल्यूशन. अब ध्यान देना, डिटेल में जाएंगे हम लोग. सपोज कंसिडर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं. a1x b1y equal to c1, a2x b2y is equal to c2, a3x b3y is equal to c3. ध्यान देना, there are three equations in two variables. तीन इक्वेशन है लेकिन दो ही वेरिएबल में. हाँ, अब सोचो कि यहां पर ये दो ही इक्वेशन होते, मतलब एग्जांपल के जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जैसे मैंने इसके पहले भी दिया था. तो क्या तुमको इसका सॉल्यूशन निकालते नहीं आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली निकलते आएगा. और अगर तुम ओरली कैलकुलेशन करो तो इसका सॉल्यूशन कौन है? ओरली कैलकुलेशन करो तो सॉल्यूशन कौन है? अरे 1-1 है ना, इतना टाइम लगता है. 1-1 है, 1-1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना? अब देखो, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, टू इक्वेशन टू वेरिएबल है तो डेफिनेटली सॉल्व होता है और उसका आंसर आ रहा है. अगर वो लाइंस पैरेलल नहीं है या फिर वो कोइंसिडेंट नहीं. ओके, अब ये, लेकिन तीसरा इक्वेशन आने के बाद लगे तो ऐसा इक्वेशन आ गया तीसरा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. तो क्या जरूरी है कि इन तीनों का सॉल्यूशन सेम हो?
तीनों का इक्वेशन सेम हो जरूरी है क्या? सॉरी, तीनों का सॉल्यूशन सेम हो जरूरी है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने अब यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 4 लिया, तो ये 1 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा, मतलब तीनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। और वो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन है? तो 1 1। अंडरस्टैंड? बात को समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हम कंसिस्टेंसी समझ रहे हैं, और कंसिस्टेंसी में है 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले, 2 इक्वेशंस लेते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एंड उसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। करेक्ट? एक सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड इक्वेशन लिया, तो क्या जरूरी है कि इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन हो? जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी। लेकिन अगर समझ लो इन तीनों का सॉल्यूशन कॉमन है, इन तीनों का सॉल्यूशन कॉमन है, तो कहेंगे these equations are consistent. These equations are consistent. It means simple language में बोलेंगे कि these equations are said to be consistent. Okay, said to be consistent if they have common solution. If they have common solution, अगर उसको सॉल्यूशन कॉमन है तो फिर हम बोलेंगे इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है। लेकिन हमने देखा है कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन ऑलवेज कॉमन हो। अगर इसी प्रॉब्लम में मैं यहाँ पे माइनस डाल दूं, तो देखो यहाँ पे 1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो नो कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? सो कंसिस्टेंसी की सिंपल डेफिनेशन बनती है थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, कि इफ दे हैव कॉमन सॉल्यूशन then these equations are said to be consistent. इनको कंसिस्टेंट कहा जाता है ना? हाँ। अब सवाल यह है कि हम कैसे चेक करें, सवाल यह है कि हम कैसे चेक करें इसको। तो बहुत सिंपल है, अभी भी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये मेथड से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। दो को पकड़ो, दो को सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन जो भी कुछ आएगा x, y, वो इसको पूछेंगे, इसको मतलब थर्ड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर करता है तो कॉमन सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। लेकिन ये लंबी चौड़ी मेथड हो गई ना, दो को सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालो, तीसरे को चेक करो, तीसरे में अगर सेटिस्फाई किया तो कॉमन सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। तो इट इज अ लेंथी मेथड। करेक्ट? तो डिटर्मिनेंट हमें क्या करता है, इसका एक शॉर्टकट तरीका देता है। ओके, डिटर्मिनेंट शॉर्टकट मेथड देता है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड देता है, और वो देखो क्या है, जस्ट चेक डी, जस्ट चेक द डी। अब डी यानी क्या, ध्यान से सुनो, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आइदर सारे कांस्टेंट राइट साइड में लो या सारे कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लो, बट एक ही फॉर्म में होना चाहिए। यू कैन राइट दैट लाइक दिस आल्सो, C1 C2 C3 ऑन राइट साइड, या C1 C2 C3 तीनों के तीनों लेफ्ट में होना चाहिए, चलता कहीं भी रह दो। ये हो जाएगा A1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, डी तो क्या करना, कंसीडर डी। और कंडीशन ये बनती है कि इफ डी इक्वल टू 0 then these equations are consistent। कंडीशन देखो क्या है, इफ d इक्वल टू 0 then the equations are consistent and vice versa। अगर कंसिस्टेंट है मतलब उसका d 0 है। ओके, हम लोग बोल सकते हैं सर। तो d की वैल्यू 0 हो गई तो समझ जाना कि इक्वेशन क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? बोलो यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया? कौन फास्ट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है वो। बस डी निकालना, डी 0 आ गया कंसिस्टेंट, डी नॉट इक्वल टू 0 नॉट कंसिस्टेंट। ओके, चलो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहा है एप्लीकेशन। और देखो आज ही कुछ लोग अब्सेंट है, नियरली अबाउट 10 स्टूडेंट्स अब्सेंट है। और फिर यही बाद में चिल्लाते रहेंगे कि समझा नहीं समझा नहीं, नहीं समझा नहीं बोलते, समझता नहीं समझता नहीं। ये बेवकूफों की जमात है जो अब्सेंट रहते और ऐसे चिल्लाते रहते, बाद में सब फिटेंगे। बिल्कुल बराबर है। अब क्या करेंगे उनको अगर उतना सीरियसनेस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी। ध्यान देना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एप्लीकेशन में का लास्ट टॉपिक। ओके, हाँ। अब तुम बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अरे यार एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना सिंपल है ना। हाँ, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तुम लोगों को कुछ बातें लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेस और हाइट दी है तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, करेक्ट। अगर तुम्हारा ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो फॉर्मूला है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर होगा। ओके, और इसी तरह से हमारे पास फिर और भी फॉर्मूले थे, है ना, तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। लेकिन अब हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, इफ देयर इज अ ट्रायंगल with vertices, means coordinate of vertices are given. Suppose it is a triangle ABC and we have the coordinates of vertices as x1 y1 x2 y2 and x3 y3। okay, x1 y1 x2 y2 and x3 y3। तो फिर अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले? इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। नहीं, पहले तो एक्चुअली हमको डी निकाल लेना चाहिए। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ
हाफ ऑफ डी, लेकिन ये डी बोले तो डिटर्मिनेंट और एरिया नेवर निगेटिव। ध्यान देना मेरी इस वर्क पे, एरिया नेवर निगेटिव बट डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, इसलिए हम लोग लगा देंगे इसको मॉड। क्या लगा देंगे हम इसको? मॉड। ऐसा याद रखो, या शॉर्टकट में 1/2 टाइम्स दैट डी, और डी का मतलब क्या, तो ध्यान देना बहुत सिंपल तरीका है, x1 x2 x3, फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट्स, y1 y2 y3, सेकेंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट्स, एंड थर्ड कॉलम में डाल दो 1 1 1। ओके, हाँ, लेकिन याद रखना है एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इसका आंसर निगेटिव आया तो यू हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ओनली। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, बिकॉज एरिया नेवर निगेटिव। गॉट इट? और ध्यान देना, अब तुम लोगों को इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, मैं एक फंडा बता रहा हूं, अगर ये ध्यान दोगे तो तुम्हारा आंसर कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। अगर वर्टाइसिस जो है ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब x1 के लेफ्ट में x2 एंड देन x3 ऐसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर तुम लोगों का ये डिटरमिनेंट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव चाहेगा, निगेटिव आएगा ही नहीं, 100%। ज्योमेट्रिकली अगर ए बी सी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सीक्वेंस में है, तो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। क्लियर हो गया? अब जब एरिया गिवन हो, पॉइंट नंबर 2 ध्यान देना, जब एरिया गिवन हो तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, प्लस और माइनस। ओके, क्लियर हो गया? जब एरिया पॉजिटिव हो, एरिया गिवन हो, मैं बताऊंगा ये एग्जांपल्स में, जब एरिया गिवन हो तब हमें प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली मुझे बताओ, ये एरिया अगर 0 हो जाए, है ना, तो ऑब्वियसली ये ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा, धीरे 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 नीचे नीचे आएगा और इस बी सी पे आ जाएगा। ओके, वो एक लाइन में आ जाएंगे, मतलब कोलिनियर बन जाएंगे। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट 0, एरिया 0, द पॉइंट्स आर collinear if area of triangle formed by them is 0। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मतलब हाफ ऑफ डिटरमिनेंट 0, और हाफ ऑफ डिटरमिनेंट 0 यानी हाफ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया इधर लाके, मतलब डिटरमिनेंट 0। दैट इज, मैं कहूंगा that x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, that becomes 0. This is the condition. The points are collinear if determinant equal to 0. Got it? और संभव बेटा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में फर्क गिरता, ए पॉइंट को पकड़, अब मुझे बता, अगर मुझे बी पॉइंट कौन से साइड में उसके, कैसे घूमू मैं बी की तरफ, क्लॉकवाइज में घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज में जाके घुमा? आया ध्यान में? अगर तुम क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो बी पे पहुंच, एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो बी पे पहुंचोगे ए से, और क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो सी पे पहुंचोगे। इसलिए ट्रायंगल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसीलिए मैंने बोला वो सीक्वेंस में होना चाहिए, ए बी सी आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए बी सी क्लॉकवाइज रोटेशन में है ये, तब जाकर आंसर ऑलवेज पॉजिटिव जाएगा 100%। समझा? हाँ। और अगर हमको पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग डायरेक्ट लो और डायरेक्ट आंसर निकालो। अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आया तो मॉड लगा देना, सो सिंपल। तो रहेगा याद। और सारे हम लोग एग्जाम्पल उसमें देख लेंगे, पुष्कर एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा। वो सेकेंड पॉइंट क्या था तुम तो, ओके। नाउ where to start exercise number exercise number 4.3, ओके। हाँ, अब एक्सरसाइज नंबर 4.3 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एप्लीकेशंस के एग्जांपल है, मतलब कंसिस्टेंसी, क्रैमर्स रूल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्रैमर्स रूल पर डिपेंड है, बहुत इजी है। और क्वेश्चन नंबर 1 के एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल ले लेते। चलो फास्ट करो तुम लोग भी सॉल्व। गिवन इक्वेशंस आर, the given equations are x plus y plus z equal to 6, x minus y plus z is equal to 2, and x minus 2y plus 2y minus z is equal to again 2। एक बार चेक कर लेना ये सारे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, x y z एंड इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स दिख रहा है। तो चलो बाय क्रैमर्स रूल के लिए कंसीडर डी, कंसीडर डी, चलो निकालो फास्ट। और डी निकालने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, 1 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 1 2 माइनस 1। डी की वैल्यू निकालो। कम ऑन फास्ट, डी की वैल्यू निकालो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए डी की वैल्यू निकालने के लिए, काफी इजी है वो, नंबर्स भी काफी इजी उसमें के। प्रणव का आंसर आया, पुष्कर, ऋषि, ऋत्विज, लेकिन सब के आंसर्स अलग अलग है, यानी प्रॉब्लम एक आंसर अनेक। क्या बात है। मयूर देशमुख का तो 0 ही आ गया, वेरी गुड 0। देखो अगर ये नहीं आया तो फिर ये टॉपिक छोड़ दे बेटा आप। मयूर, ओम तांबट का आंसर 2 आया, पर्व गोलचा का आंसर 1 है। देखो चैप्टर खत्म होते आ गया और तुमको डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करते आ रहा अभी तक, तो इसका आंसर सॉल्व करो, ढूंढो, और ये आएगा 4। सॉल्व करना ईमानदारी से। मंजीरी वाट 3 कैसे आया बेटा?
कैसे रे तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान से करो कैलकुलेशन। 4 आएगा उसका, और मैं जानबूझकर करके नहीं दे रहा हूँ, इतनी देर में करके दे सकता था लेकिन नहीं करके दूंगा। नाउ वी वांट टू फाइंड dx। अब dx कैसे तैयार करें? वी हैव टू कीप सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, the coefficient of I and Z as it is, and change the coefficient of, or replace the coefficient of x by constants 6 2 2। ओके, चलो सॉल्व करो इसे अब। that 6 in the bracket 1 minus 2 minus 1 in the bracket minus 2 minus 2 plus 1 in the bracket 4 minus plus 2। वेरी गुड, आंसर्स आना शुरू हो गए। श्रविका, प्रथमेश, शंतनु, ओम, दिया, पुष्कर, शर्वरी, अजिंक्य, उन्नति, देव, पृथ्वीज, वेरी गुड, हर्षिका, संजीवनी, ओम वर्मा, सृष्टि, रुनाली, निबोध, प्रेम, मधुरा, ओम देशमुख। कितने ओम है अपने यहाँ? नेहल, हुसैन, अनुज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओम परकोर भी है, और एक ओम आ गया, कुसई, ऐश्वर्या, ओम तांबड़ भी है, वेरी गुड। अतुल, अतुल अतुल कैसे आएंगे तानापुरी? आर्या, आर्या का अतुल कब हो गया? ओम बुलबुले भी है, वेरी गुड। सब ओम एक साथ में डाल दो अब। ओम बुलबुले, ओम तांबड़, ओम परकोर, ओम देशमुख, कौन रह गया? ओम वर्मा, है ना? 5 हो गए, 5 ओम है ना? चलो वेरी गुड। एक आंसर देता हूँ, पांचों का क्रेडिट हो जाता है ना। ओम ने आंसर दिया, ऐसे ही हो गया हो तो सबको नाम देता मैं, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। चलो ठीक है, कितना आंसर आया इसका? तो इसका भी आंसर चेक करो, तुम्हारा 4 आया होगा। चलो ले ली। dy का निकालते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ z ऐसे ही रहने देना है। कोएफिशिएंट ऑफ y को चेंज करेंगे, इसका भी आंसर निकालेंगे। अथर्व का तो फाइनल आंसर आ गया, वेरी गुड। अब तुम लोग निकाल लाएंगे आंसर इसका, और मुझे कल बताना है। अभी समय हो गया है, तुम लोग आज यहीं रुकेंगे, लेकिन तुमको मैं बता दूं यहाँ पे dz भी तैयार कैसे करेंगे। dz के लिए x एंड y के कोएफिशिएंट एज इट इज, और z के कोएफिशिएंट रिप्लेस बाय। तो इसका आंसर्स निकाल लेने हैं, और काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं, कुछ लोगों के गड़बड़ है ना? और बाय क्रैमर्स रूल, इसको कैसे लिखेंगे? बाय क्रैमर्स रूल x is equal to dx by d, y is equal to dy by d, and z is equal to dz by d, ऐसे निकाल लेना है। ओके, चलो अटेंडेंस लगाओ।
कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। बाय।